हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 11th क्लास के अपन जो मोल कंसेप्ट के टॉपिक्स थे उसमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी और उनके बीच में जो रिलेशन था, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करेंगे मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये आता है, ठीक है। और स्पेशली अपन जो क्लास 11th के साथ साथ ये कहाँ कहाँ कवर होता है, देखिए एक तो 11th क्लास में कवर हो जाता है, 12th क्लास में भी कवर होता है ये। इसके अलावा नीट और आईआईटी मेंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले मोलेलिटी की। अब देखिए जिस तरह से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था उसी तरह से मोलेलिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या था, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का था। देखिए एक बार वापस मोलेरिटी को रिकॉल करता हूं। मोलेरिटी अपने पास क्या थी, कैपिटल एम था, इसको डिनोट करते थे। उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या था अपने पास फॉर्मूला इसका, मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, ग्राम मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मोलरिटी, अच्छा देखिए वॉल्यूम अपन किस में ले रहे हैं, ml में या लीटर में ले रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ था, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था या अफेक्टेड था। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता था। लेकिन अगर मैं मोलेलिटी की बात करूं तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अपन किस में लेंगे, यहाँ पर ग्राम में लेंगे। यही डिफरेंस मोलेलिटी और मोलरिटी में रहेगा। अब देखिए जब अपन वॉल्यूम को ग्राम में या किलोग्राम में लेंगे तो उसका टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टेम्परेचर का उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में ले रहे हैं उस वॉल्यूम पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड या टेम्परेचर अनअफेक्टेड होती है, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ध्यान रहे, देखिए इसको डिनोट किससे करता अपन, स्मॉल एम से। मोलरिटी किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, कैपिटल एम से। और मोलरिटी किससे डिफाइन कर एक्सप्लेन डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए ये है क्या, ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या मैं केजी की जगह क्या कह सकता हूं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, कॉल्ड मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की ये क्या कहलाएगी, मोलेलिटी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, किसमें, वॉल्यूम किसमें ले रहा हूं, केजी में ले रहा हूं। अब देखो डिफरेंस ये था कि इसको मैं क्या लिख रहा था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, वॉल्यूम इन लीटर में लिख रहा था। तो यहां देखिए लीटर वॉल्यूम किसमें आ रहा है, लीटर में आ रहा है, और यहां वॉल्यूम किसमें आ रहा है, केजी में आ रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है, लीटर टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा और किलोग्राम या ग्राम टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, यानी ये टेम्परेचर अफेक्टेड है, ये टेम्परेचर अनअफेक्टेड टर्म ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स क्या होते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम को इसमें रख लूं, अभी केजी में रख लेते हैं। ओके, अब देखिए अपन जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहां अगर मैं 1 अपॉन 1000 केजी की बात करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 केजी। अब देखिए यहाँ इस वॉल्यूम में जो केजी है उसकी जगह रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, मोलेलिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू 1000। ये 1 अपॉन 1000 होगा तो क्या होगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये वॉल्यूम किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अब देखो ये जो वॉल्यूम है वो किसका अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर है ये बात, चलिए
आगे चलते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि 2.83 ग्राम, क्वेश्चन ये है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज की बात आ रही है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। इसका जो मोलिकुलर मास है वो था 180 ग्राम। आर डिजोल्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलिलिटी। अब देखिए गिवन क्या है अपने पास, मास गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 2.82 ग्राम। अब देखिए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी दे रखा है, कितना दे रखा है 180। कैसे आया ये देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है C6H12O6 होता है। अब देखिए इसमें इस एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो 16 कितना 6 कितना हो गया 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है तो 12 को कितना हो गया 12। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो गया 96। इन सबको ऐड कर लीजिए कितना हो गया 180 आ गया क्या। तो इस तरह से अपन इस ग्लूकोज का मोलर मास भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपने पास क्या बचा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 30 ग्राम। अब देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला था अपने पास, मोलिलिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ग्राम। मास कितना है 2.82, 1000 अपॉन मोलर मास कितना हो गया अपने पास 180 ग्राम इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ग्राम। ये लीजिए। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो अपने पास जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो जब कैलकुलेट करने पर वो आएगा 0.52 m मोलिलिटी का ये सॉल्यूशन हो। तो जब इस सॉल्यूशन को जब 30 ग्राम वाटर में 2.82 ग्राम ग्लूकोज में ऐड करूंगा तो इस सॉल्यूशन की जो मोलिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0.52 m हो जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए अपन बात करते हैं आगे के टॉपिक की, मोल फ्रैक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। अगर अपन बात करें मोल नेक्स्ट टॉपिक सॉरी मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन सिंपल है, जैसे अपन ने मास परसेंट निकाला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सेम तरीका है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर अपन नंबर ऑफ मोल्स को यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये एक्स जो होता है या काई से भी कहते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी एक ए कंपोनेंट था उसके मोल फ्रैक्शन और एक बी कंपोनेंट था उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक अब ध्यान रखना जो इन दोनों के या मैं कह दूं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स और ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कैसे आया ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शंस का सम देखा जाता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी बनाऊंगा, ध्यान रहे मैं कह रहा हूं कि एक्स बी है क्या और एक्स है क्या, एक्स ए क्या है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। ये अपने लिए क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट हो जाते हैं। सेम एज इट इज एक्स बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो यहीं से बना सकता है, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड इनकी डेफिनेशन अपन ड्रॉ कर राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है किसी एक कंपाउंड का मोल ऑफ कंपोनेंट है जो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो रहा है किसके ऑल कंपोनेंट के। क्या कह रहा हूं
कि एक कंपोनेंट का और सभी कंपोनेंट का जो रेशियो है वही अपने लिए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो मैं ये कह सकता हूं इसके लिए डेफिनेशन में कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of the ratio of number of moles of a component, कोई एक कंपोनेंट to the total number of moles, the ratio of number of moles of a component to the total number of moles of all कंपोनेंट। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा किसी रेशियो की बात करो, ये रेशियो में है, तो किसी एक मोल का, किसी एक कंपोनेंट का मोल और सभी कंपोनेंट्स के मोल का जो रेशियो है वही तो अपने पास मोल फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन, भाई रेशियो के लिए कहा तो रेशियो मैंने यूज कर रहा हूं, रेशियो या अपॉन टोटल या सम ऑफ कह दो, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या सम ऑफ, ये सही है, दोनों सही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये लो इसकी डेफिनेशन अपने पास प्रिपेयर हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर इस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन एन ए के बारे में और एन बी के बारे में। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे अपन एक्स ए के रेस्पेक्ट में, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी था। अब देखिए मैं कह रहा हूं एन ए है क्या, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, तो एन ए मोल्स है तो मैं मास अपॉन मोलर मास से निकाल सकता हूं। तो एन ए को क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट, यानी मास अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक है, ऐसे ही एनबी के लिए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट। अगर आपको मास दे दिया जाए, अगर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया जाए, तो उसके बेसिस पे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, उनके मोल्स निकाल लेंगे, और इन मोल्स को रख करके अपन क्या निकाल लेंगे, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना, अगर आपको एक, भाई मैंने कहा कि एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब सपोज करो आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 0.93 निकाल लिया, एक आइडिया बता रहा हूँ, सपोज अपन ने इस ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो बी के मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए इस तरह के फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, देखो एक्स ए क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी हो गया, या एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी, तो लिख सकते हैं इसको। तो अगर अपने पास एक्स ए की वैल्यू पता चल गई तो एक्स बी की वैल्यू पता चल सकती है। क्या कर दूं मैं, एक्स बी में से, सॉरी एक्स बी को अगर 1 माइनस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, 1 में से क्या कर दूं, 0.93 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस एक्स बी का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से मोल फ्रैक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट अपन डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ साथ आज जो अपन डिस्कस किया है वो मोल फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, जो अपने 11th क्लास के न्यूमेरिकल है उसमें, उससे आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, और वो आपसे पूछे मोलेलिटी, तो इसका फॉर्मूला है मोलेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।